कोर्ट में क्रिमिनल केसेस कितने स्टेज से होके निकलता है? देखिए, क्रिमिनल केसेस क्या आप बोल रहे हो कि क्या क्या उनके स्टेप्स होते हैं, राइट? अगर कोई भी केस आया, पहले तो ऑब्वियसली बात है ट्रायल कोर्ट में रहेगा। ट्रायल कोर्ट में जो भी कुछ चलेगा केस के अंदर, एक्यूटेल होगा या फिर आपको कन्विक्शन कर दिया जाएगा। उसके बाद अपील में जाते ही है मैक्सिमम केसेस में। अगर सजा किसी को हो गई, वो अपील में जरूर जाएगा कि भाई मेरे केस के अंदर गलत सजा सुनाई गई है। और अगर आप केस जीत गए, आप बरी हो गए, तो स्टेट जाएगा, वो कहेगा गलत से इनको बरी कर दिया गया, जबकि कन्विक्शन का मामला था। फिर हाई कोर्ट में भी देखो, सेशन कोर्ट का मामला था, हाई कोर्ट गया। अगर नीचे अगर मजिस्ट्रेट का मामला है तो सेशन कोर्ट जाएगा। तो डिपेंड करता है अपीलेट अथॉरिटी कौन है उसकी। तो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इसीलिए अपने देश में केस लंबे लंबे चलते हैं। जो बात बोलते हैं ना, सालों साल तक केस चलते, पीढ़ियां बीत जाती हैं, ये सब सिविल की मैटर की ज्यादा बात की जाती है। क्रिमिनल केसेस में भी होता है, पर इतना नहीं होता। पर यह है कि एविडेंसेस के आधार पर, और एविडेंस के आ जाने से भी सजा किसी को हो ही जाएगी, जरूरी नहीं है। उन एविडेंस में ऐसी 50 गलतियां निकाल देते हैं आपके वकील साहब कि ये एविडेंस प्रॉपर नहीं है। जैसे अपने देश का कानून ये बोलता है कि आप कोई भी सीजर करने जाओगे, कुछ भी आप रेड मारी, कहीं बस सीज आप कुछ भी कर रहे हो, तो उस पूरी रेड की, उस पूरी सीज की ना आप जब्ती की वीडियोग्राफी करोगे। मान लीजिए इस कमरे में सीधा पुलिस वाले आए और कुछ सामान उठाया, यहां से वीडियोग्राफी शुरू हुई है, मैं इस वीडियोग्राफी को नहीं मानूंगा। आप एंट्रेंस से सोचो शुरू से। उसी तरह से किसी इंसान को मान लीजिए जब्ती कर ली गई और सीजर में एक भी इंडिपेंडेंट विटनेस है ही नहीं, तो भी नहीं मानूंगा। पुलिस प्लान कर सकती है, चीजें प्लांट होती हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें आप जब देखते हो, पुलिस ने पकड़ लिया मुझे, अब मान लीजिए मैं तो कन्नड़ जानता हूं, मैं दिल्ली में हूं, मैं आज आपके पास आया, थोड़ी बहुत मैं इंग्लिश जानता हूं, तो मैं कहा आपको कन्नड़ आती है, मुझे भी आती है, तो पॉडकास्ट करेंगे। पुलिस रेड मारी और बोलते हैं कि तेरे पास तो हेरोइन मिली है। अब मुझे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दे दी, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देना मैंडेटरी हो गया है। अब ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दे दी हिंदी में लिखकर, मुझे तो आती नहीं, तो नहीं चलेगा ये, कन्नड़ में लिख के दो मुझे। अपने देश के कानून में जितने ज्यादा प्रोविजंस रिजिड है ना, उतने ही ज्यादा इजी सेफगार्ड दिए गए हैं उससे निकलने के लिए। पर वो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो आम जनता को पता हो। बिल्कुल भी नहीं पता, आम जनता को नहीं पता। इवन मैं बोलता हूं कि जो देखो आजकल तो यह है कि अब जो जनरेशन आ रही है एडवोकेसी में, इस फेटर्निटी में, अच्छे वकील आ रहे हैं, पढ़कर आ रहे हैं, चीज़ों को समझ कर आ रहे हैं, और चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं, तो उनकी भी वो हेल्प ले पा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अपने देश का जो स्ट्रक्चर है, जो ये लॉ का, कानून का, वो भी बेहतर होगा और लोगों तक इंफॉर्मेशन भी बेहतर तरीके से पहुंचेगी। और जो एजुकेट अपने आप को आज से बना रहे हैं, फ्यूचर में तो कम से कम दिक्कत उसको नहीं आएगी। बिल्कुल। इसी से कनेक्टेड मेरा अगला क्वेश्चन है कि जब पुलिस इंटेरोगेशन करती है तो हमें उस समय वीरेंद्र जी क्या क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए? कोई भी वो बात मत बोलो जो कि आपके ही अगेंस्ट इस्तेमाल की जा सकती है। कोई भी ऐसा सबूत मत दो जो सबूत आपके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि बोलते हैं कि आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी का, मतलब आपके पास राइट है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आपको आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 आप अगर देखते हो उसके अंदर, तो यही बात बोलता है। और पुलिस आपसे अगर ये बोलती है कि तू मुझे बता कि तूने वो बैंक कैसे लूटा, और मैं लूटने की पूरी सिस्टम से बता रहा हूं, तो मेरे अगेंस्ट यूज होनी है। एविडेंस एक्ट का बोलता है, आपने अगर सुना भी होगा कि पुलिस के सामने कोई भी स्टेटमेंट दी गई कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। सुना होगा आपने, ये कई सारी मूवीज में बोला गया, पर ये अधूरा सत्य है। अगर रिकवरी डिस्कवरी हो गई, मान लीजिए कि मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैंने मर्डर किया है, अब पुलिस वाले सामने बैठे हुए हैं और मैं बोलता नहीं मैंने मर्डर नहीं किया, उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं है, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। वो बोलते नहीं तू नहीं मारा है, मैं कहता हूं हाँ मैंने मारा है। कैसे मारा? ऐसे मारा, मैंने इस गन से मारा, मैंने 2 शॉट किए उसको, 2 गोली से वो आदमी मरा है, पहले मैंने उसका पैर तोड़ दिया था, ये सब कुछ हो गया। अब ये एविडेंस नहीं है उनके पास। अब वो उस पिस्टल को बोलते हैं, पिस्टल कहां बता मुझे। अब पिस्टल जाके मैं रिकवर करवा दी, तो अब ये पुलिस के सामने दी गई स्टेटमेंट वैलिड हो गई। अगर कोई भी स्टेटमेंट दी और वो बाद में कोरबोरेट कोई भी रिकवरी डिस्कवरी अगर हो जाए, तो यहां पर वो जो स्टेटमेंट दी गई वो वैलिड हो जाएगी। इसी का यही तो मतलब है। पुलिस को सैलरी जो दी जाती है अपने एक्सपर्टीज के साथ, एक्सपर्ट तरीके से काम करने की, इन्वेस्टिगेट करने की, इसी बात का तो काम है उन लोगों का। आपने देखा होगा पुलिस का महकमा अलग तरीके से काम करता है। लोगों को पकड़ने का काम किसी का है, चार्जशीट कोई और बना रहा है, बैठ के ऑर्डर कोई और कर रहा है, थाने को कोई और ऑपरेट कर रहा है। तो सबकी ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को पूरा कर ले पुलिस, तो मेरा मानना है कि गलत नहीं होगा कुछ भी। जी,
अब चलते हैं वीरेंद्र जी, एक थोड़ा सा इस लीग से हटके मेरा क्वेश्चन है कि जो ये जुवेनाइल क्राइम होता है, लॉ इसके ऊपर काम कैसे करता है? और अभी इसी से ही रिलेटेड एक बहुत ही लेटेस्ट केस हुआ है, आपने देखा ही होगा, एक छोटे बच्चे ने अपने फादर के साथ किया। तो थोड़ा सा जरा मुझे इसके बारे में प्लीज बताएं। मैम, जुवेनाइल जो ये जेजे एक्ट है ना, जेजे एक्ट में पहली बात तो एज को डिफाइन बताया गया कि एज कैसे हम निर्धारण करेंगे किसी की एज का। उसमें बोला गया कि फर्स्ट जहां बच्चे ने एडमिशन लिया हो, 10th की मार्कशीट भी काम कर सकती है। बच्चे ने जन्म लिया तो नगर निगम का कोई सर्टिफिकेट चल सकता है। कुछ भी नहीं है उसके पास तो उसका बोन एक्सरे टेस्ट, मतलब कि ओसिफिकेशन टेस्ट, ये कराया जाता है। बहुत सारे लड़के अपराध कर देते हैं, उनकी एज का नहीं पता होता, तो यहाँ पर ओसिफिकेशन टेस्ट होता है। पर मैं आपको ये बता दूं, अभी रिसेंट में हमारे पास एक केस था, दिल्ली का ही है, रोहनी कोर्ट का ही केस है। उसमें 3 लड़कों ने गोली मारी किसी आदमी को, और जिसको गोली मारी उनमें से 3 में से एक की एज लगभग 21 साल थी, बाकी 2 लोग अंडर मतलब बिलो 18 ईयर्स थे। उसको जो दोनों ने जो गोली मारी उनकी बेल भी हो चुकी है, ज्यादा समय वो जेल में नहीं थे। तो इसके पीछे किस टाइप के? देश का कानून है, बच्चों को बाल सुधार में डाल सकते हो आप, उनको सुधारा जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी। तो क्या प्रूफ है कि वो वहां जाके सुधर ही जाएंगे? नहीं, वो तो देखो देश का कानून है। देश में कानून बना दिया पॉक्सो में कि बच्चे ने जो कुछ बोला वही सत्य है, वो सच है, हम उसके ऊपर सजा सुना देंगे। और ये भी लिखा हुआ है कि वही बच्चा कल मुकर जाए 3 साल के बाद कि नहीं मैं तो बस किसी के इन्फ्लुएंस में आके बोल दिया था, तो बच्चे पे कोई एक्शन ही नहीं होगा। हाँ, तो वही मैं तो 3 साल उस आदमी कहाँ गए? वो जेल में गए, वो तो निकल ही गए। देखिए, देश का कानून हर जगह सही नहीं, हर जगह गलत भी नहीं है। आज के डेट में बच्चा 15 साल का समझदार हो जाता है। अभी रिसेंट में केस था एक 308 का, जिसको भी 110 BNS आप बोलते हो। तो उसमें क्या था कि 7-8 लड़कों ने किसी एक लड़के को मारा, पैर वैर भी उस पर काफी चोट आई, उसके सर में बहुत उसके चोट आई। उसके बाद में 8 में से 6 जो लड़के थे वो जुवेनाइल थे, उन सबको छोड़ दिया गया, कुछ नहीं हुआ। एक लड़का जेल में था, जेल से उसकी बेल हुई, एक बंदा एंटीसिपेटरी में था, वह दोनों ही बड़े थे, सिर्फ इनको भुगतना पड़ा, बाकी 6 फ्री हो गए। इन चीजों का मिसयूज भी होता है, लोग अपने पर्पस को फुलफिल कराने के लिए या वारदात कराने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अब जैसे कि देखने को भी आ रहा है कि इसमें एजुकेटेड बच्चे भी जुड़ रहे हैं, तो क्या ये कोई एक ग्रुप काम कर रहा है इन सब चीजों के पीछे? नहीं, देखो, मैं ग्रुप तो नहीं बोल सकता, पर मेंटेलिटी की बात मैं बोल सकता हूँ। इसके अंदर हम बच्चों को एटमॉस्फेयर कैसा दे रहे हैं, बच्चों को क्या सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्या हम करते हैं, बच्चा उन चीजों सीखता है। साथ में ही बच्चा किन गलत हरकतों की तरफ मूव हो रहा है या क्या गलत हरकतें कर रहा है, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बच्चा जो देखता है वो करता है, उसके पीछे कराने वाला कोई नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा, उसके अंदर एक मदर थी, बच्चे से फोन छीन लिया, उसको डांट रही थी, मार रही थी, फोन उसको नहीं दिया, वो अंदर गया, कुछ लेकर सर पे मार दिया मार के। तो उसमें आप क्या बोलोगे? तो ये किसी टाइप का एग्रेशन है जो एग्रेशन ही बच्चों में आ रहा है। बच्चों अंदर एग्रेशन है, और एग्रेशन है, और खास करके मैं एग्रेशन में बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ इन मूवीज को, जो ये आ रही है एनिमल टाइप है और ये धुरंधर टाइप्स, क्योंकि बिकॉज उसके अंदर इतना देखिए। और दूसरी बात ना, आजकल के बच्चे इस टाइप की मूवी ही देखना चाहते हैं, इस टाइप की मूवी को और ज्यादा दिल लगाकर बच्चे देखते हैं। हाँ, वही एक इसके पीछे भी कहावत है, जैसा खाएंगे वैसा ही पाएंगे। ऑब्वियसली बात है। तो डेफिनेटली जैसा परोसा जा रहा है तो फिर देखिए, पर रोक नहीं, देखो आप बच्चे को कब तक आप रोक कर रखोगे, कब तक होल्ड करोगे आप? हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बच्चों को फोन ना दिए जाए, वहाँ चाइना में लोगों को चैट जीपीटी क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। या तो बच्चे को इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कॉम्पीट करने दो, या फिर रोक के रखो। अभी तो हमें ही सोचना पड़ेगा। क्या सोशल मीडिया के ऊपर भी वीरेंद्र जी किसी को डिफेम करना क्राइम है? देखिए, डिफेम करना एक अलग चीज है, अपने दिल की बात बोलना एक अलग चीज है। अभिव्यक्ति की आजादी, आपका राइट टू स्पीच है, आपका आप बोल सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो कहीं पर भी आप, पर वो तब तक ठीक है जब तक कि आप किसी के अगेंस्ट बेबुनियाद बातें ना बोल रहे हैं। जैसे कि आजकल बहुत देखने को आ रहे हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक दूसरे को रोस्ट करते रहते हैं, तो क्या गलत है? वो सामने वाला क्लेम कर सकता है, डिफेमेशन डाल सकता है,
लोगों को ना ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। आप वहाँ पर अपनी एक इमेज डाल दो, नीचे 50 तो गाली लिख के लोग भेज देंगे जिनसे आपको संबंध ही नहीं है, लेना देना नहीं है, आप उन्हें जानते तक नहीं हो। राइट। क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए वीरेंद्र जी कौन से स्किल्स चाहिए? देखिए, क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए पहले मेरा मानना ये है, कुछ भी बनने से पहले ना आपको अच्छा इंसान बनना पड़ता है। और अच्छा इंसान आप जब बनते हो ना, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ है। हमारे भगवत गीता में आप जब सुनोगे तो उसमें बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ बोली गई है उसके अंदर। आप जब सोचते हो ना तो और सोचते हो, सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इंसान खाना शुरू करता है ना, खाने की वो बढ़ती चली जाती है उसकी वो लिमिट। तो उसी तरह से हम जब कोई भी काम हम करते हैं ना, आप थोड़े अच्छे बन जाओ और ठीक तरह से काम करने लगो, तो दुनिया की कोई ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जो आपको उस मुकाम तक पहुंचाती है, आपका हाथ पकड़ लेती है वो कि मैं आपको साथ लेकर चलूंगी। मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। मेरे घर में कोई पहले कोई वकील नहीं था। मैं यही पूछने जा रही थी। तो मैंने पर अपने अकॉर्डिंग मेहनत भी की, काम भी किया और केसेस को इतना डीपली स्टडी किया, बुक्स को समझा, कोर्टों में जाकर बैठा करता था। बहुत पहले की बात है, कोर्ट जाकर बैठ के सुना करता था प्रोसीडिंग्स क्या चल रही हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन देख सकते हो। पर मेरा ये मानना है, अच्छा वकील बनने के लिए पहले अच्छे इंसान बनो। क्योंकि जब आपके सामने कोई इंसान केस को लेकर आएगा तो पहले आप उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखो कि क्या हुआ होगा। तो क्या आप भी कोई कनेक्शन फील करते हैं आपके पास जो आते हैं? देखिए, वैसे तो हमारे पास एक केस आ गया तो बेटर है कि मैं उस केस पर ज्यादा ध्यान दूं, तो मुझे ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं बनानी चाहिए। पर पहले जब तक मैं समझूंगा नहीं ना उस चीज को, तब तक मैं उस केस को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। तो आप कितना परसेंटेज लेके चलेंगे? अगर मैं आपको बोलूं 100% में से कितनी आप कनेक्टिविटी रखते हैं और कितना एज एन प्रोफेशन ऑफ एडवोकेट? जब मेरी फर्स्ट मीटिंग किससे होती है ना, तब तो मैं 100% कनेक्टिविटी रखता हूँ, क्योंकि वो एक डेट है जब मैं सब कुछ उससे जान सकता हूँ, सब कुछ पूछ सकता हूँ और वो बताएगा। उसके बाद हो सकता है वो कॉन्फिडेंस में हो, मेरे ना हो, या बातें बताए या ना बताए। खास करके जो लोग जेल में बंद है ना, हम जब जेल मीटिंग ले जाते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हालांकि वो अगर मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं तो कहीं रिकॉर्डिंग नहीं होती है उसकी, और उसकी कोई एडमिसिबिलिटी है भी नहीं, बट फिर भी वो बात करते हुए डर रहे होते हैं। तो ऐसा होता है कि अच्छे वकील को, अच्छे क्रिमिनल वकील को बनने के लिए उसकी कुंडली लिखी जाएगी ट्रायल कोर्ट में, जहां से उसने शुरुआत की। मैं सोचूं सीधा हाई कोर्ट जाके, सुप्रीम कोर्ट जाके प्रैक्टिस शुरू कर दूं, एक वक्त के बाद हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, तो आपको पहले ट्रायल कोर्ट में एक अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वहां से कुंडली आपकी लिखी जाएगी, किस टाइप के वकील आप बनने जा रहे हो। अगर केसेस ही नहीं है तो क्या अच्छे वकील बनोगे आप? एक वकील को, एक एडवोकेट को बोलते हैं ना कि बैड क्रिमिनल्स मेक्स अ गुड एडवोकेट। तो आपके जो केसेस है ना, जितने ज्यादा आप केस वर्स्ट टू वर्स्ट करते जाओगे, उतना ज्यादा आपकी नॉलेज और शार्प होती चली जाएगी, अपने आप को आप शार्पन करते चले जाओगे। इट टेक्स टाइम, ये एक दिन का काम नहीं जी। तो वीरेंद्र जी, आपने जो ये जर्नी अपनी रखी है, इस जर्नी में कोई एक ऐसा चैलेंजिंग केस जो आज भी आपको गूज़बम्प देता हो? मैम, पता है ऐसे केस तो वैसे बहुत सारे लाइफ में अपने सामने आए हैं ऐसे केस, पर मैं उन सभी केसेस में जिसमें कि देखो किसी इंसान को चीट कर लिया, ठग लिया, वो मानता हूं कि एक बार के लिए रिकवर हो सकता है, पर किसी इंसान की जान ले लेना वो रिकवर नहीं हो पाती है ना। तो कई बार ऐसे भी हैं जो ऑर्गन्स लोगों को सप्लाई करते हैं, ऐसे केसेस सामने आए कई बार देखने में। ऐसा आया केस कि सामने वाले के पास टोटली सब कुछ जोड़ जाड़े कुछ ही पैसा था और वो भी ठगों ने उसका लूट लिया, तो पूरी जिंदगी उसकी स्टेक पर लग गई। अगर हम बात करें, मैं ना सीरियस केस तो उन्हें मानता हूं जो केस ही नहीं था और फर्जी तरीके से सामने वाले को फंसा दिया गया, और ऐसे बहुत केसेस हैं। गैंग रेप में बहुत मिलेंगे आपको, पॉक्सो में बहुत मिलेंगे, एनडीपीएस में बहुत केस मिलेंगे। ऐसे ये केस ज्यादा होते हैं, एनडीपीएस में बहुत सारे होते हैं, पॉक्सो बहुत सारे होते हैं। विटनेस का क्रिमिनल केस में क्या रोल होता है? विटनेस का पूरा रोल है। अब मैं आपको यहाँ पे ना एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक केस मर्डर का है, एक केस हाफ मर्डर जिसे आप बोलते हो टाइम टू मर्डर, 109 बीएनएस और 103 बीएनएस, या फिर 302 आईपीसी या फिर 307 अपना आईपीसी। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैंने मर्डर किया, जिसको मारा वो तो मर गया ना, गवाही देने तो आएगा नहीं, तो विटनेस का है, विटनेस है ही नहीं। और 307 में किसी इंसान को मैंने 5 चाकू मारे, वो बच गया। अब मेरे को देखने में तो 302 मतलब मर्डर, मतलब फांसी, उम्र कैद, पर यहां पर तो उससे ज्यादा सीरियस तो ये केस बन गया, क्योंकि यहां पर सामने खड़ा है विटनेस, वो गवाही देगा कि इसने ही मुझे मारा था। आप अगर जब पढ़ते हो ना इसमें 109 बीएनएस का पढ़ते हो, तो उसमें लिखा हुआ है किसी भी इंसान को 10 साल की सजा होगी
उम्र कैद तक हो सकती है। अगर उम्र कैद का पनिशमेंट उसको एक बार मिल चुका, कन्विक्शन हो चुका, दोबारा वो अपराध जेल में रहते हुए कर दिया तो फांसी भी हो सकती है। तो इसमें डिपेंड करता है कि आपने वो अटेम्प्ट टू मर्डर कैसे किया। जरूरी नहीं कि आपने किसी की तरफ अगर आपने गोली चलाई वो उसको लगेगी तो ही अटेम्प्ट टू मर्डर होगा, जरूरी नहीं है। अगर गोली छूकर निकल गई, पास से निकल, तो भी वो अटेम्प्ट टू मर्डर है। अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब आपने जान से मारने के लिए कोशिश की, वही अटेम्प्ट टू मर्डर है। क्रिमिनल केसेस में कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हालांकि आप किताब पढ़ोगे ना, उसमें लिखा हुआ है नॉन कंपाउंडेबल। आप कंपाउंडेबल नहीं है केसेस, पर कंपाउंड कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। आप 307 का केस है, मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हुआ, उसकी भी चोट आई, मेरी भी चोट आई, 307 का केस बन गया। अब हमने लगा दिया कॉम्प्रोमाइज पर, हमने एक पिटीशन लगा दी कि भाई हम क्वैश करना चाहते हैं। तो सबसे पहले साहब यही पूछेंगे कि भाई तेरे को इतनी चोट वोट आई, उसने इतना तेरे को मारा, उसने, आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आए हो? तो वही वो बोलता है सर लड़ाई तो आपस में दोनों की तरफ से हुई थी, तो अब इतना टाइम हो चुका है तो मैं चाहता नहीं प्रोसीडिंग और लिंगर ऑन करना, मैं क्वैश करना चाहता हूँ, तो क्वैश हो जाएगा वो केस। ऐसा नहीं है क्वैश नहीं करा सकते। मर्डर केस में आदमी 4-5 साल से जेल में है और डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो कई बार जज साहब बोल देते हैं देख लो कुछ हो सकता है, तो होता है, ऐसी बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। आम लोगों को कौन सी लीगल मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए वीरेंद्र जी? देखिए इसका ना एक बड़ा सिंपल सा जवाब है। कोई भी ऐसी चीज जो आप करने जा रहे हो और आपका दिल मना कर रहा है, आप समझ जाओ इलीगल है वो। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं इसके ऊपर, कि कानून के बारे में आप ज्यादा समझ ही नहीं पाओगे। तो अगर दिल बोल रहा है गलत है तो मत करो उस चीज को। वीरेंद्र जी, आम जनता को अपने ऐसे कौन से 5 वो लीगल राइट्स पता होने चाहिए जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो प्लीज वो 5 पॉइंट्स आप हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए 5 पॉइंट में बोलूंगा तो बहुत शॉर्ट में होगा, पर मैं 5 आपको वे बताता हूं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको राइट पता होना चाहिए पुलिस आपको कब अरेस्ट कर सकती है, कब नहीं। दूसरा पता होना चाहिए पुलिस स्टेशन में आप हो तो क्या क्या रेमेडीज ले सकते हो, क्योंकि पुलिस स्टेशन में कोई दूसरा आपके साथ होता नहीं। तीसरा, रिमांड में पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, आपको पता होना चाहिए। फोर्थ, जैसे ही आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया तो उस वक्त क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने होनी चाहिए, पुलिस वाला पेश करेगा, आपको पता होना चाहिए, हर इंसान को पता होना चाहिए। और लास्ट, कि किसी भी केस में उसकी ग्रेविटी क्या है, बेल हो भी सकती है या नहीं, या बेल होगी ही नहीं। आधे ज्यादा लोग तो इसलिए परेशान है कि हमारी बेल नहीं हो रही, और उनसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जिनकी क्या बेल हो ही नहीं सकती पर उन्हें बेल चाहिए। तो अब आपको यही देखना पड़ेगा, एक आदमी को नॉर्मल तरीका पता हो जाए ना पुलिस से बात कैसे करनी है, मुझे लगता नहीं कोई डरेगा कोई पुलिस से।